प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तो ये क्लास 6 का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि U1 और U2 हमने खत्म किया है और ये T1 का पहला टॉपिक है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पहले क्या पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, इसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, उसको मैंने आपको पढ़ाया है वो टॉपिक। तो आपको पता है कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है और कब हुआ था। तो आपको पता है कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा में डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद वाली जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, जो उसके बाद वाली हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत जो हमारे पास जो मैप है, जो एशिया का मैप है और जो इंडिया का मैप है, उस मैप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें ये टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है ये अच्छी तरह से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी ध्यान से सुनेंगे तो उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें पता है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ था, 1500 BCE, ठीक है। तो हमें पता है कि 1500 BCE में क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, उसके बाद क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ के बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपको याद रखना है कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ था, 1500 BCE में खत्म हुआ था। और आपको ये भी पता है BCE क्या है, क्योंकि आपको मैंने बेसिक्स बताया है, आपको ये पता है कि बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। तो दूसरा है कि उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जब ये यहाँ पे जो मैंने इसको बनाया है ये है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। और ये जो यहाँ पे इसको बोलते हैं अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया है, यहां से ये अफ्रीका है, ठीक है। तो यहां से क्या है, यहां से ये इंडिया, यहां से इंडिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया में आर्यन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आर्यन्स कहां से आ जाते हैं, वो आर्यन्स कहां से आ जाते हैं, वो सेंट्रल इंडिया से, जो सेंट्रल एशिया है, सॉरी जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से वो कहां पे आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये सेंट्रल एशिया है, तो वो कहां पे आते हैं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर वो यहां तक आ जाते हैं, ठीक है। तो कहां पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं, ठीक है। कमिंग ऑफ द आर्यन्स, यानी कि कमिंग ऑफ आर्यन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। कमिंग ऑफ आर्यन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। कहां से आते हैं, सेंट्रल एशिया से कहां पे आ जाते हैं, वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं। कमिंग ऑफ आर्यन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि यहां पे एक माउंटेन है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में एक माउंटेन है यहां पे। तो उस माउंटेन को हम बोलते हैं हिंदकुश माउंटेन, हिंदकुश माउंटेन। तो वो बच्चों, प्यारे बच्चों, कहां से आते हैं, हिंदकुश माउंटेन से वो यहाँ पे कहां पे आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया को क्रॉस करने के बाद वो
हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब वो यहाँ पे जो आर्यंस होते हैं, जब वो यहाँ सेंट्रल एशिया से यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं और हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है वहां पे पहुंच जाते हैं, तो पहला रीजन हिंदुस्तान का कौन है? पहला रीजन हिंदुस्तान का पंजाब का एरिया है। ठीक है, जो पंजाब वाला यहाँ पे एरिया है, पंजाब यहां पे मैं लिखूंगा, जो पंजाब वाला एरिया यहां पे है, तो वो पहले कहा वो यहीं पे सेटल हो जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो जब वो यहां पे पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वहां पे उस एरिया को, मतलब जो यहां पे पंजाब का एरिया है उस एरिया को उस वक्त बोलते थे सप्त सिंधु। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ये सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्या होता है? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि यहां पे जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में 7 रिवर्स बहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 7 रिवर्स पे वो जब आए हिंदुस्तान, तो वहीं पे वो सेटल हो गए, वहीं पे वो रहने लगे। तो इस एरिया को उस वक्त बोलते थे सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि वहां पे 7 रिवर्स है। चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिया को बनाया, लेकिन मैं हिंदुस्तान को थोड़ा अलग से बनाऊंगा ताकि अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नीचे में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। देखो ये हमारा यहाँ से जो यहाँ पे ये जो एरिया यहाँ से है, यहां से जो हमारा ये एरिया है, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। तो यहां से क्या है? यहां से और एक कंट्री, इसका पड़ोसी मुल्क है जिसको हम पाक बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, इसका हमसाया मुल्क है। और यहां पे क्या है? ये इसको हम बोलते हैं इंडिया। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में 7 रिवर्स बहते हैं। देखो यहां से एक रिवर बहता है जिसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर यहां से स्टार्ट हो जाता है और यहां से जो क्या हमें पता है, यहां पे क्या है? यहां से क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी, तो ये अरेबियन सी में बह जाता है। ठीक है, तो इसके और एक, उसके बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि इसकी और एक ट्राइब्यूटरीज है जिस यो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं चिनाब। ठीक है, और यहां से और एक ट्राइब्यूटरी है, इसको बोलते हैं रवि। उसके बाद और एक ट्राइब्यूटरी है, इसको बोलते हैं बीज। और उसके बाद और एक है जिसको बोलते हैं सतलुज। लेकिन तो यहां से ये जो रिवर्स है, जैसे कि चिनाब मैंने आपको बताया, रवि मैंने आपको बताया, बीज मैंने आपको बताया और सतलुज मैंने आपको बताया, तो ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, तो उसके बाद यहां से और एक रिवर, यहां से उस वक्त आज ये रिवर आज नहीं है, तो उस वक्त ये रिवर हुआ करता था, इसका नाम है सरस्वती रिवर। तो अगर हम इन रिवरों को गिनेंगे तो ये 7 आते हैं, जैसे कि यहां से है सरस्वती हो गया एक, ठीक है, सतलुज हो गया दूसरा, ठीक है, उसके बाद बीज तीसरा हो गया, रवि चौथा, ठीक है, चिनाब 5वां और जो इंडस है वो 6वां हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो रिवर्स है, तो यही वो रिवर्स है जहां पे आर्यंस आए थे और यहीं पे वो सेटल हो गई थी। ठीक है, तो ये जो एरिया है, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो इसको मैं मार्क करूंगा, ये जो वाला एरिया है, ठीक है, तो इसी एरिया पे वो पहले यहां पे आए और यहीं पे सेटल हो गए। ठीक है, कौन? आर्यंस। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आ गए हिंदुस्तान में। ठीक है, हिंदकुश माउंटेन को क्रॉस करके हिंदुस्तान की बाउंड्री में पहुंच गए। तो हिंदुस्तान की बाउंड्री में जब वो पहुंच गए, तो हिंदुस्तान की बाउंड्री में वो कहां पे रहते थे? वो पंजाब में रहते थे। पंजाब को आपको पता है, इसको पंजाबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 दरिया यहां से गुजरते हैं, इसलिए इसको पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्स कौन है? इंडिया, इंडस है, चिनाब है, रवि है, बीज है, सतलुज है। ठीक है, तो यहां तक आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि आर्यंस कहां से आए और कहां पे सेटल हुए थे। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सप्त सिंधु थोड़ी, तो इस एरिया को सप्त सिंधु भी बोलते थे। ठीक है, वो तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इस एरिया को क्यों सप्त सिंधु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 7 रिवर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम पॉइंट नंबर 3 पे आ गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 को हम डिफाइन करेंगे। तो जब ये आर्यंस यहां पे आ जाते हैं, जो आर्यंस कंपोज वेदास
विच आर वन ऑफ द एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि हमारे पास क्या है, आर्यन जो यहां पे आए थे, आर्यन दे composed the Vedas, they composed the Vedas, which are one of the ancient literary sources. ठीक है, अवेलेबल टू अस। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसको हम सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताया, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। तो आज मैं आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स में मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि लिटरेरी सोर्सेज दो किस्म के होते हैं। एक तो हमारे पास सेक्युलर लिटरेचर होता है, दूसरा हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर होता है, ठीक है। तो आज हमें यहाँ पे पढ़ना है, दोनों लिटरेचर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे पास सेक्युलर लिटरेचर है। जैसे कि जब यहाँ पे आर्यन्स आए थे, तो आर्यन्स ने यहाँ पे एक बुक लिखी जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा हमारे पास एक ऐसी बुक है, ठीक है, तो जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में काफी जानकारी प्राप्त करता है या हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम जो पढ़ रहे हैं इसको अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज बोलो या अर्ली वैदिक पीरियड लिखेंगे, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, इसके दो है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा उसमें आता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लेटर वैदिक पीरियड को आज नहीं पढ़ेंगे, हम खाली अर्ली वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट कब हुआ था? 1500 BCE to 1000 BCE, ठीक है। तो इस जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? 1500 BCE to 1000 BCE, ठीक है। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है यहां से 1000 BCE to 600 BCE, ठीक है। समझ में आया? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BC to 1000 BC। तो हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, पहले हम इसको समझने से पहले हम जानेंगे वेदा क्या होता है। वैदिक मतलब ये जो वेदा लफ्ज है ये होता क्या है, ठीक है। तो जो ये वर्ड वेदास है, द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज और विजडम, ठीक है। वेदा इसका लिटरली मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है, वेदा का मतलब नॉलेज, नॉलेज और विजडम, ठीक है, नॉलेज और विजडम। जैसे कि आपको पता है नॉलेज क्या होता है? इल्म, और विजडम होती है अक्ल, ठीक है। तो इसी पे मबनी है, ठीक है, नॉलेज और विजडम। तो इसका लिटरली मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम। इट हैज बीन derived फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स टू नो, यानी कि ये संस्कृत वर्ड विद से निकला है। विद वर्ड जो संस्कृत है, संस्कृत जिसका मतलब है टू नो, यानी कि जानना, ठीक है। इसका मतलब होता है जानना। आई होप कि आपको यहां तक ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमने पढ़ा है वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में जो ये बुक्स है तो इसको एक ही बुक नहीं थी बल्कि ये 4 बुक्स थे। कितने थे? 4 बुक्स। तो हम एक एक करके सारे बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से बनाऊंगा थोड़ा बहुत ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा एक बुक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक बुक है जिसको बोलते हैं सामवेदा, ठीक है। सामवेदा, ठीक है। और एक बुक है हमारे पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं यजुर्वेदा। यजुर्वेदा। उसके बाद हमारे पास और एक बुक है, सॉरी, उसको बोलते हैं अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, ठीक है। तो हमारे पास 4 बुक्स है। हम वैदिक पीरियड को पढ़ रहे हैं तो वैदिक पीरियड में हमारे पास 4 बुक्स है। एक है ऋग्वेदा, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है यजुर्वेदा और चौथा है अथर्ववेदा। तो एक एक करके हम इन बुकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। एक एक करके इनको समझेंगे कि ऋग्वेदा क्या है, उसमें क्या है, फिर सामवेदा को पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेदा को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अथर्ववेदा को पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पहले हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदा जो बुक है, कौन सी बुक है और इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, समझे। तो ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट वैदिक बुक, लिटरेचर बुक एंड इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स। यानी कि आपको ऐसा पता चलेगा कि जो ऋग्वेदा एक बुक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी बुक है। यानी कि अगर दुनिया में आप देखोगे कि बुक्स के बारे में आप जानोगे तो आपको ये जानना है कि दुनिया की सबसे पुरानी बुक जो है वो ऋग्वेदा है, ठीक है। तो ये जो बुक है ऋग्वेदा है जो है, इसमें कितने, इसमें 1028 हाइमेन्स है। हाइमेन्स क्या होता है बेटा? हाइमेन्स होता है नाथ वगैरह, ठीक है, जब नाथ वगैरह बोलते हैं तो इसमें कितने नाथ है? 1028 इसमें नाथ वगैरह है। किसमें? ऋग्वेदा में। तो इस बुक को उस वक्त के लोगों ने 10 जो मंडल्स हम बोलते हैं उसे मंडल्स बोलते हैं। यानी कि ये बुक जो है 10 जिल्दों पे मुश्तमिल है। 10 देखो बच्चों, जो ऋग्वेदा है इसमें 10,028, ठीक है, सॉरी 1028 हाइमेन्स है। तो इसको हमने डिवाइड किया है, कितने 10 बुक्स में डिवाइड किया है, उनको बोलते हैं मंडल, ठीक है। यानी कि इसके 10 जिल्दे हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ द प्रेयर्स। इसमें क्या है? इसमें प्रेयर्स है, यानी कि जितने भी गॉड्स वगैरह है उनकी पूजा वगैरह की जाती थी, ठीक है। जो जितने भी गॉड्स उस वक्त थे उनकी, मतलब उनके बारे में जो वो लिखते थे, उनके बारे में जो प्रेयर्स वगैरह, जो प्रेयर वगैरह गॉड को करते थे, तो उसमें उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त के मतलब वो कितने गॉड्स थे जिनके बारे में वो मतलब इबादत वगैरह करते थे, उनमें आता है अग्नि। एक गॉड आता है उसको बोलते हैं अग्नि, ठीक है। तो दूसरा गॉड उस वक्त था, एक तो था अग्नि, ठीक है, जिसको बोलते थे अग्नि। देखो, एक गॉड था जिसको अग्नि बोलते थे, दूसरा जिसको इंद्रा बोलते थे, ठीक है। तो उसके बाद और एक गॉड को वर्णा बोलते थे, वर्णा। और उसके बाद और एक गॉड जिसको सूर्य बोलते थे, ठीक है। तो अलग अलग जो इतने बहुत सारे गॉड्स थे, जैसे कि अग्नि था, इंद्रा था, वर्णा था और सूर्य था। तो इनकी इबादत की जाती थी ऋग्वेदा में। इन्हीं 4 गॉडों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये अग्नि मतलब क्या होता है? ये कौन सा गॉड था? उनका खुदा था। कौन सा खुदा था? ये फायर गॉड। यानी कि अग्नि लफ्ज से हमें पता चलता है कि ये फायर गॉड था, फायर गॉड, ठीक है, फायर गॉड। तो उसके बाद आता है इंद्रा, ठीक है। इंद्रा क्या होता है? ये था रेन गॉड, ठीक है, रेन गॉड। यानी कि आपको पता चले फायर गॉड यानी कि वो आग की पूजा करते थे, ठीक है। वो लोग आग की पूजा करते थे और उसको अग्नि बोलते थे, ठीक है। तो दूसरा, वो जब बारिश वगैरह पड़ती थी वो उसकी भी इबादत करते थे और उसको वो इंद्रा बोलते थे, ठीक है। तो उसके बाद है वर्णा। वर्णा का मतलब होता है वाटर गॉड, ठीक है, वाटर। तो वर्णा क्या होता है? वाटर गॉड। यानी कि वो पानी की इबादत करते थे, उनकी पूजा वगैरह करते थे, तो उसको बोलते थे
वर्ण, ठीक है। तो उसके बाद और एक है, उसको बोलते हैं सूर्य। सूर्य का मतलब होता है सन गॉड, यानी कि वो सूरज की इबादत करते थे। तो आपको पता होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऋग्वेदा है एक बुक है जिसमें 1028 हाइमेनिस है, यानी कि नाथ है। किनके बारे में ये नाथ है? ये 4 गॉडों के बारे में है, जैसे कि अग्नि है, इंद्रा है, वरुण है, सूर्य है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि अग्नि फायर गॉड को बोलते हैं, इंद्रा रेन गॉड को बोलते हैं, वरुण वाटर गॉड को बोलते हैं और सूर्य सन गॉड को बोलते हैं, ठीक है। ये जो बुक है, ये जो ऋग्वेदा बुक है, इसको 10 बुक उसमें इसको डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है मंडलस, ठीक है। मंडलस को बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारे पास है सामवेदा। तो सामवेदा क्या है? सामवेदा क्या है? यानी कि सामवेदा आपको ऐसे समझाऊंगा कि जो हिंदुस्तान का आज का म्यूजिक है, ठीक है, जो क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तान का, क्लासिकल म्यूजिक, जो आज हिंदुस्तान का क्लासिकल म्यूजिक है, आप भी सुनते होंगे म्यूजिक, ठीक है। तो वो म्यूजिक कहां से आता है? वो म्यूजिक यही से आता है, ठीक है। सामवेदा, सामवेदा एक ऐसी बुक है मतलब जिसमें ट्यून्स लिखे गए, ठीक है। यानी कि अगर ऋग्वेदा में कुछ लिखा है तो उसको ट्यून मतलब उसको किस तरह पढ़ना है, उसको राइम के हिसाब से पढ़ना है कि ताकि ताकि वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि इसी से क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान का म्यूजिक है उसकी बुनियाद कहां से हमें मिलती है? सामवेदा में, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें जो भी शुक्ता हम बोलते हैं, जो कुछ भी लिखा गया है उसको ट्यून में पढ़ाया गया, ठीक है, उसको ट्यून में समझाया गया, तो उसको बोलते हैं सामवेदा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी पता हो गया कि सामवेदा क्या होता है, ठीक है। एक बुक है जिसमें म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, कुछ समझना है, तो उसको म्यूजिक के तरीके से समझना है, ठीक है। तो उसके बाद और एक बुक है जिसको हमने बताया कि वो है वज्रवेदा। ये वज्रवेदा होता क्या है, ठीक है। वज्रवेदा क्या होता है? यानी कि जितने भी उस वक्त रिचुअल्स हुआ करते थे, रिचुअल्स, ठीक है, जितने भी उस वक्त रिचुअल्स हुआ करते थे, यानी कि वो भी अपनी तरीके से कुछ मजहबी रसूमात अदा करते थे, तो वो सब कुछ इसी बुक में लिखा है। यानी कि अगर आपको कोई पूजा करनी है तो वो आपको किस तरह से वो पूजा वगैरह किस तरह से आपको मतलब उसकी सेरेमनी आपको किस तरह करनी है, तो वो सब कुछ किसमें लिखा है? वज्रवेदा में लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास और एक बुक है जिसका नाम है अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा क्या है? ये एक ऐसी बुक है, इस बुक में आयुर्वेद के बारे में लिखा गया, ठीक है। आयुर्वेदिक यानी कि वो जो दवा मेडिसिन वगैरह, इसमें साइंस के बारे में बताया गया, ठीक है, यानी कि मेडिसिन के बारे में बताया गया। ये मेडिसिन वगैरह क्या है? यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं, किस बीमारी का इलाज किस तरह होगा, वो इस बुक में लिखा गया, ठीक है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बुक में ये भी लिखा गया है कि जो अगर कोई चुड़ैल वगैरह हो तो उस भूत वगैरह को कैसे भगाना है, इस सब कुछ इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ऋग्वेदा, सामवेदा, वज्रवेदा और अथर्ववेदा के बारे में जानकारी दी। देखो बच्चों, मैंने आपको बेसिक इस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप इस वीडियो को रिपीटली देखना, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाए। साथ साथ वीडियो भी देखना है और किताब को भी पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि जो इसकी नेक्स्ट वाली जो सब टॉपिक है, मैं वो भी आपके सामने अपलोड करके आपको पेश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट